बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड जीके का एक ज़बरदस्त एपिसोड, जिसमें हम सारी चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सेशन उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है जो कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानभूम में हुआ था। अगर हम चुआर विद्रोह की बात करते हैं तो 1769 से 1805 ईस्वी तक ये चला था। 1805 ईस्वी तक। शुरुआत की बात करें तो ये बड़ा भूम और घाटशिला में हालांकि शुरुआत हुआ था, लेकिन आगे चलकर ये मानभूम में और पंचायत में फैल गया था, ठीक है। नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो बहुत सारे नेतृत्वकर्ता थे, उनमें से प्रमुख थे रघुनाथ महतो, उसके बाद श्याम गंजम और जगन्नाथ पातर। दमनकर्ता की बात करें तो दमनकर्ता दो था इसमें, एक था लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्राफ्ट। ये दो यहाँ पर दमनकर्ता थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मानभूम। अगर हम बात करते हैं ढालभूम में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ढाल विद्रोह हुआ था। ढाल विद्रोह हुआ था। कब से कब तक हुआ था आपको पता होना चाहिए, 1767 से 77 तक, यानी कि ये 10 वर्षों तक चला था, ठीक है। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ ढाल थे। जगन्नाथ ढाल इसके नेतृत्वकर्ता थे। दमन की बात करते हैं, दमनकर्ता की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन मार्गन ढाल विद्रोह के क्या थे? दमनकर्ता थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि संथाल परगना में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, तो सबसे पहले है पहाड़िया विद्रोह। हम पहाड़िया विद्रोह की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 1772 से 1780 तक हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दो नेतृत्वकर्ता थे, एक तो रानी सर्वेश्वरी जो कि महेशपुर की रानी थी, और एक जगन्नाथ देव का भी नाम आता। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा, रानी सर्वेश्वरी पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। दमनकर्ता अगर पूछ लिया जाए कि पहाड़िया विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा दमनकर्ता कौन थे? क्लीवलैंड थे, क्लीवलैंड, ठीक है। उसके अलावा संथाल परगना में और भी विद्रोह हुआ था, जिसमें से प्रमुख है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह भी हुआ था जो कि 1855 से 56 तक चला था, आपको पता होगा। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू मुख्य रूप से इसके नेतृत्वकर्ता थे, और साथ दे रहे थे चांद और भैरव भी, ठीक है। अगर दमनकर्ता पूछ लिया जाए कि संथाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, तो याद रख सकते हैं कौन थे? कैप्टन अलेक्जेंडर। कैप्टन अलेक्जेंडर थे। इसके अलावा और हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे, यानी कि संथाल परगना में और कौन सा विद्रोह हुआ था, तो एक खरवार विद्रोह भी हुआ था। खरवार विद्रोह। खरवार विद्रोह की बात करें तो ये कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसी बीच अगर हम तमाड़ विद्रोह की भी बात कर लें तो तमाड़ विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो पता होना चाहिए 1782 से 1807 ईस्वी तक हुआ था। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो विष्णु मानकी और मौजी मानकी यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे। और दमनकर्ता की बात करते हैं तो कैप्टन बेन और लिमंड क्या थे? यहाँ पे दो दमनकर्ता थे। क्षेत्र कौन कौन सा था, तो रांची, पंचेत और बीरभूम वाले क्षेत्र में तमाड़ विद्रोह हुआ था, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानभूम में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साल को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। वहीं पे अगर हम साल के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो सोरिया रोबस्टा इसका क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है। अब हम प्लास के साइंटिफिक नेम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटिया मोनोस्पोमा, ठीक है। ब्यूटिया मोनोस्पोमा क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है। वहीं पे अगर हम हाथी की भी बात कर लें तो हाथी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एलिफस मैक्सिमस क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस वृक्ष को वर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? तो इसका साल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढाल विद्रोह था। और ढाल विद्रोह के बारे में हमने बताया कि 10 वर्षों तक चला था, यानी कि 1767 से 1777 तक। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ ढाल थे, जगन्नाथ ढाल। और दमनकर्ता की बात करें तो लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन मार्गन, ये 2 यहाँ पे दमनकर्ता थे, ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चेरो विद्रोह की बात करें तो चेरो विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये पलामू में हुआ था। पहली बात तो ये हो गई। कब से कब तक हुआ था? तो 1770 से 1818 ईस्वी तक ये चला था। ठीक है। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो बहुत सारे नेतृत्वकर्ता थे, उसमें से 2 प्रमुख हैं। एक तो चित्रजीत राय है और जगन्नाथ सिंह है। इसके अलावा आप भूखन सिंह भी याद रख सकते हैं, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। ठीक है। दमनकर्ता अगर पूछ लिया जाए चेरो विद्रोह का तो कैप्टन जैकब कैमक। ठीक है, जैकब कैमक इसके क्या थे? दमनकर्ता थे। इसके अलावा अगर हम खरवार विद्रोह की बात करें तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि संथाल परगना में हुआ था, 1874 ईस्वी में हुआ था। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी इसके नेतृत्वकर्ता थे। वहीं पे अगर भूमिज विद्रोह की बात करें तो कब से कब तक हुआ था? तो 1832 से 33 में हुआ था। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि दमनकर्ता कौन थे तो दमनकर्ता भी आप याद रख सकते हैं, कैप्टन विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन दमनकर्ता थे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड की विधानसभा 2014 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोसेफ गोल्डस्टीन था। अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो अभी 81 है। हालांकि एक एंग्लो इंडियन को जो हुआ करता था अब ये रद्द कर दिया गया, हटा दिया गया है, यानी कि इसका मनोनयन अब नहीं होगा। कौन से संविधान संशोधन विधेयक से? तो अगर विधेयक पूछा जाए तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक, लेकिन अगर संविधान संशोधन पूछ लिया जाए तो 104 संविधान संशोधन से जो एंग्लो इंडियन का सीट था वो हटा दिया गया है विधानसभा से। टोटल सीटें कितनी हैं? तो टोटल 81 सीटें हैं। अब 81 में भी बात करते हैं तो SC ST और जनरल के लिए कितना है? तो ST के लिए आपको 28 है, SC के लिए 9 है और जनरल के लिए टोटल 44 है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 170 के अनुसार, तो अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा सीटों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। लेकिन कुछ अपवाद है यहाँ पर। अपवाद की बात कर रहे तो सिक्किम में मात्र 32 है, गोवा में 40 है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 40 है और मिजोरम में भी 40 है। ये अपवाद में है, लेकिन मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। कौन से संविधान संशोधन से? तो 170वां संविधान संशोधन से। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 की हम बात करते हैं तो राज्य विधानसभा में 2026 तक जो सीटें हैं, 2026 तक वो सीटें फिक्स्ड हैं। ठीक है। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं झारखंड में लोहरदग्गा और गुमला 2 ऐसा जिला है जो कि विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ST के लिए आरक्षित है। याद रखिएगा कौन कौन सा है? तो एक लोहरदग्गा है और गुमला है। लोहरदग्गा और गुमला दोनों ST के लिए आरक्षित है, याद रखिएगा। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो है। प्रथम अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे तो इंदर सिंह नामधारी थे, इंदर सिंह नामधारी। अगर हम बात करते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की तो इसमें बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, JMM को 30 सीटें, RJD को 1, कांग्रेस को 16, आजसू को 2 और निर्दलीय को 4 सीटें मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पहाड़िया विद्रोह में कहाँ के रानी ने सहयोग दिया था? इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी हमने बता दिया है, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने क्या दिया था? सहयोग दिया था, नेतृत्व किया था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पहाड़िया विद्रोह की बात करें तो ये कब से कब तक हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1772 से 80 तक। ठीक है। दमनकर्ता अगर पूछ लिया जाए तो क्लीवलैंड यहाँ के दमनकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। झारखंड में 2017 से 18 में कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थे? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 66.85%। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? अब देखिए हम चेरो विद्रोह के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो चेरो विद्रोह कब से कब तक हुआ था? हमने बताया है 1770 से 1818 ईस्वी तक हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो चित्रजीत राय थे,
उसके बाद जगन्नाथ सिंह थे और भूखन सिंह भी थे। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि भूखन सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो इनको फांसी कब दी गई थी 1802 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां यानी कि संथाली स्रोत के अनुसार इब्राहिम अली ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कब किया था, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1340 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए बात आई है हजारीबाग की। ठीक है, तो हजारीबाग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता है सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हजारीबाग जिला कब बना था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1833 ईस्वी में, पहली बात ये। और हजारीबाग की को क्या कहा जाता है, हजारों बागों का शहर कहा जाता है। ठीक है, धार्मिक स्थान की बात करें तो सूरज कुंड है, सूरज कुंड और नरसिंह धाम। और बात करते हैं तो बीएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर है, ये हजारीबाग में है। इसके अलावा बात करें तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी हजारीबाग में देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी। हजारीबाग अभ्यारण्य भी हजारीबाग में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में, 1976 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी किस राजा को दी थी, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आई है पलामू की, तो पलामू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पलामू जिला कब बना था, तो 1892 में पलामू जिला बना था। और पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है। यहाँ पे प्रमुख किले हैं, कौन कौन से किले हैं, तो 3 किले का यहाँ पर नाम आता है, शाहपुर चांदनी का किला, रोहिलो का किला और विश्रामपुर का किला। तो ये 3 किले हैं जो कहाँ पर है, पलामू में है। ठीक है, इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे धार्मिक स्थान 2 कम से कम आप याद रखिएगा। एक चेगवना धाम है और पाके का पहाड़ी मंदिर कहाँ पर है, तो ये पलामू में है। इसके अलावा और हम पलामू की बात करें तो पलामू में ही कौन सा विद्रोह हुआ था, चेरो विद्रोह हुआ था। अभी हमने बात किया था चेरो विद्रोह, जो कि कब से कब हुआ था, 1770 से 1718 तक। ठीक है, 1818 तक, सॉरी 1818 तक हुआ था। और नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से कौन थे, 3 नेतृत्वकर्ता थे, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था कि भूखन सिंह को फांसी दी गई थी 1802 ईस्वी में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव को जीतकर इस क्षेत्र की राजधानी बनाया था, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है गाइस, अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो सर्वप्रथम हिंदू ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया था, तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहें तो सन की बादशाह के नाम से इसको जाना जाता था। अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर का बचपन का नाम अगर पूछ लिया जाए तो सलीम था। क्या था, सलीम। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसका मकबरा कहाँ पर है, तो लाहौर में इसका मकबरा है। ठीक है, और आत्मकथा भी पूछ लिया जाता है गाइस, तो जहांगीर का आत्मकथा कौन सा है, तुजुक ए जहांगीरी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारतीय के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेरो जनजाति ने किया था। अगर हम चेरो जनजाति की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है एक साथ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से जाना जाता है चेरो जनजाति को। वधु मूल्य की बात की जाए तो दस्तूरी के नाम से जाना जाता है, दस्तूरी। ठीक है, विवाह 2 तरह के विवाह इसमें प्रचलित है, कौन कौन सा, एक तो ढोला है, ढोला। ठीक है, और दूसरा क्या है, चढ़ा। ढोला और चढ़ा इसके 2 प्रमुख विवाह हैं चेरो जनजाति के। ठीक है, इसके अलावा अगर महली जनजाति की बात की जाए तो महली जनजाति को शिल्पी जनजाति के नाम से जाना जाता है, शिल्पी जनजाति के नाम से। और सर्वाधिक संकेंद्रण आपको रांची में देखने को मिलेगा, सर्वाधिक रांची में। ठीक है, इसके अलावा सर्वोच्च जो देवता है वो कौन सा है, तो सूरज देवी यहाँ की सर्वोच्च देवता है महली जनजाति की अगर हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं असुर जनजाति की, तो असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है और इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में है, आरण्यक में है, उपनिषद में है और महाभारत में भी असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर प्रमुख निवास की बात किया जाए तो गुमला में इसका प्रमुख निवास है। गोत्र को पारस के नाम से जाना जाता है, पारस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा विवाह, एक विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित है जो पूछा जाता है बार बार, इदी मी के नाम से जाना जाता है जो कि प्रचलित विवाह है।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अच्छा, अगर हम गोंड जनजाति के धार्मिक प्रधान की बात करें तो बैगा यहाँ का क्या है, धार्मिक प्रधान है। लेकिन अगर सहायक पूछ लिया जाए कि बैगा का सहायक कौन होता है, तो ये भी याद रखिएगा, सुबारी। सुबारी जो होता है वो बैगा का सहायक होता है, ठीक है गाइस। ओके, उसके बाद हम अगर गोंड जनजाति की बात करते हैं तो गोंड जनजाति से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं थोड़ा सा। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली हमेशा हमने बताया कि भील जनजाति पहली जनजाति है, और दूसरी कौन सी है, तो गोंड जनजाति है, ठीक है। उसके बाद अगर हम गोंड जनजाति के कुल देवता की बात करते हैं तो परसापन, ठीक है। परसापन यहाँ के कुल देवी का नाम है, कुल देवता का नाम है, ठीक है। पुजारी, पुजारी हमने बताया बैगा, बैगा यहाँ का क्या है, पुजारी है। और इसके सहायक को बोला जाता है, यानी कि पुजारी के सहायक को क्या बोला जाता है, तो मती बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, चेरो जनजाति। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1820 से 21 में। नेतृत्वकर्ता कौन किया था हो विद्रोह का, तो हो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता पोटो सरदार ने किया था, पोटो सरदार ने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हो जनजाति की बात करें तो हो जनजाति से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है एक साथ हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह कि ये चौथी झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। पहली, दूसरी और तीसरी बात कर रहे हैं तो पहले नंबर पे है संथाल जनजाति, दूसरा उरांव जनजाति और तीसरा है मुंडा जनजाति और चौथा है हो जनजाति, ठीक है। प्रजातीय दृष्टि से बात करें तो प्रोटो अस्ट्रोलाइड प्रजाति से बिलोंग करता है। लिपि की बात करें तो बारंग चीती यहाँ का लिपि है, ठीक है, हो जनजाति का। अगर युवा गृह पूछ लिया जाए, युवा गृह, तो गीती ओड़ा यहाँ का युवा गृह है। और हो जनजाति में जो अखड़ा या अखाड़ा है उसको अस्टे तुरतुड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अस्टे तुरतुड़ के नाम से जाना जाता है, तुरतुड़, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9.41%। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। लेकिन अगर हम 2011 के जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो हिंदुओं का प्रतिशत कितना था, 67.83%, ठीक है। अगर हम मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो 14.53% और ईसाई की बात करें तो 4.30%, ठीक है। टोटल जनसंख्या कितनी है अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो 3,29,88,134 है, ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एससी की जनसंख्या की, ठीक है, तो एसी का सबसे ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पलामू में है, ठीक है। और सबसे कम अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम है लोहरदगा में। वहीं पे प्रतिशत के हिसाब से एसी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको चतरा में देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा, और सबसे कम देखने को मिलेगा पाकुड़ में, पाकुड़ में सबसे कम देखने को मिलेगा। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको रांची में देखने को मिलेगा, ठीक है, और सबसे कम आपको कोडरमा में देखने को मिलेगा। प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो खूंटी में सबसे ज़्यादा है एसटी का जनसंख्या, और उसके बाद बात करते हैं सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से तो कोडरमा में है, याद रखिएगा कोडरमा में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से रांची में, और प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर है तो याद रखिएगा खूंटी में है, ठीक है गाइस। चलिए उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक कहाँ पर है, ये गिरिडीह में है, और सबसे कम अगर बात की जाए तो ये खूंटी में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि एसटी का कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत है एसटी पूरे झारखंड में, तो 26.20% पूरा इसका प्रतिशत है। एसटी का हम बात कर रहे हैं कुल जनसंख्या का, ठीक है। और वहीं पे हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के समय झारखंड जनगणना महानिदेशक कौन थे, तो याद रखिएगा ये सुनील कुमार बरनवाल थे, सुनील कुमार बरनवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, सिभूम में हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था, हमने अभी बात किया था 1820 से 21 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन था, तो पोटो सरदार जो कि सिभूम में हुआ था नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संथाल परगना की। तो संथाल परगना में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, हमने बात किया था 3 विद्रोह यहाँ पर हुआ था। एक तो संथाल विद्रोह 1855 से 56, खरवार विद्रोह 1874 में गंगा नारायण इसका नेतृत्व करता। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह 1772 से 80 रानी सरेश्वरी के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये संथाल परगना में ये 3 विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, खरवार विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, तमाड़ विद्रोह की बात करें तो तमाड़ विद्रोह के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ये कहाँ पर हुआ था, तो रांची, पंचेत और वीरभूम में हुआ था तमाड़ विद्रोह। कब से कब तक हुआ था, तो 1782 से 1807 ईस्वी तक ये तमाड़ विद्रोह हुआ था। नेतृत्वकर्ता अगर पूछ लिया जाए तो विष्णु मानकी और मौजी मानकी, हमने कई बार बताया है। साथ ही दमनकर्ता की बात की जाए तो कैप्टन बेन और लिमंड यहाँ 2 नेतृत्वकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। हजारीबाग जेल से भागने में सफल रहे थे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया था। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर जेल में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मानभूम छंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1945 ईस्वी में हुआ था मानभूम छंडा सत्याग्रह। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, 1945। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। मदन मोहन मंदिर किस नाम से जाना जाता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए, ये बोड़ैया मंदिर के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि देवघर में कौन कौन सा फेमस मंदिर है। तो यहाँ पे कम से कम हम 3 मंदिर याद रख सकते हैं, एक वैद्यनाथ धाम, उसके बाद तपोवन और एक युगल मंदिर जिसको नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गुमला की बात करें तो गुमला में कम से कम 4 मंदिर के बारे में आपको जानना चाहिए। एक तो अंजन धाम मंदिर है, उसके बाद टांगीनाथ धाम मंदिर है, महामाया मंदिर है और वासुदेव राय मंदिर है। तो टोटल 4 मंदिर गुमला से आपको याद रखना है। वहीं पे अगर हम रांची की बात करते हैं तो रांची से भी कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर जिसे आपको याद रखना चाहिए। एक तो है जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर जो कि बुंडू में है, देवड़ी मंदिर जो कि तमाड़ में है और पहाड़ी मंदिर, ठीक है, ये भी रांची में ही है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि चतरा में कौन कौन से मंदिर हैं। तो चतरा में सबसे स्पेशली है भद्रकाली मंदिर जो कि इटखोरी में है। उसके बाद कौलेश्वरी मंदिर भी याद रख सकते हैं और एक कंटेश्वर नाथ मंदिर भी याद रख सकते हैं। तो 3 मंदिर है चतरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी के संस्थापक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वेल लकड़ा थे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कार्तिक उरांव की बात करते हैं तो कार्तिक उरांव काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं झारखंड में। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लीटा टोली गुमला में इसका जन्म हुआ था। और बात करते हैं तो बाद में ये सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बने थे। वहीं पे अगर हम रामदयाल मुंडा की बात करते हैं तो झारखंड जो राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य थे वो प्रथम व्यक्ति थे रामदयाल मुंडा। ठीक है, अगर इनकी प्रमुख कृति की बात करते हैं तो प्रमुख कृति कौन कौन सा है, तो आदि धर्म इनकी प्रमुख कृति है, सरहुल मंत्र है और कौन सा है, नाची से बाँची, रामदयाल मुंडा के ही कृति है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो 2010 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, 2010 में पद्मश्री पुरस्कार और 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, जयपाल सिंह मुंडा की, तो जयपाल सिंह मुंडा के जन्म कहाँ पर हुआ था, तो टकरा खूंटी में हुआ था 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। 3 जनवरी 1903 ईस्वी को टकरा खूंटी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 20 मार्च 1970 को दिल्ली में। ठीक है, ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी और ये फेमस पर्सनालिटी है। ऑलरेडी अब इसके बारे में जानते हैं कि 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इन्होंने भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, इसके अलावा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष भी बनाए गए थे और 1950 ईस्वी में इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि 1963 ईस्वी में ये कांग्रेस में जाके विलय हो गया था। ठीक है, और अगर उपनाम की बात की जाए
तो मरांग गोमके के नाम से जाने जाते हैं जयपाल सिंह मुंडा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखदाम कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब देखिए कंवर जनजाति की बात करते हैं तो कंवर जनजाति झारखंड की 31वीं जनजाति है और इसको मान्यता कब मिली थी भारत सरकार के द्वारा? तो 8 जनवरी 2003 को, 8 जनवरी 2003 को। हम बात करते हैं कंवर जनजाति की तो पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है कंवर जनजाति में? सयाना कहलाता है, याद रखिएगा सयाना। और पुजारी क्या कहलाता है? पुजारी बैगा कहलाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं झारखंड की 32वीं जनजाति की, तो झारखंड की 32वीं जनजाति कौन सा है गाइस? कोल। कोल झारखंड की 32वीं जनजाति है और इसको भी मान्यता कब मिली थी? तो याद रखिएगा 8 जनवरी 2003 को। ठीक है, और इसमें वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? पोटे के नाम से जाना जाता है। आपसे एक प्रश्न है कि पोन किस जनजाति के वधु मूल्य को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि पोन किस जनजाति का वधु मूल्य है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बरहेट विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है और ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं अगर हम क्रम वाइज बात कर रहे हैं। और ये 2 जगह से निर्वाचित हुए थे, एक बरहेट विधानसभा क्षेत्र से और दूसरा दुमका विधानसभा क्षेत्र से। हालांकि इन्होंने दुमका विधानसभा क्षेत्र से बाद में इस्तीफा दे दिया था और उपचुनाव के बाद यहाँ पे जीत किसने दर्ज की है? तो याद रखिएगा बसंत सोरेन ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा बात करते तो झारखंड में टोटल 6 लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये कौन कौन से लोग हैं एक बार हम रिपीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, उसके बाद शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास और हेमंत सोरेन। इस तरीके से टोटल 6 लोग बन चुके हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 24 जिलों की संख्या है। अगर हम बात करते हैं कि झारखंड निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी, तो उस समय टोटल 18 थी। बाद में 6 नए ज़िले बने हैं। वो 6 नए ज़िले कौन कौन से हैं? तो देखिए 2001 में टोटल 4 ज़िले बने हैं। टोटल 4 ज़िले कौन कौन से बने हैं? तो सिमडेगा, लातेहार, सरायकेला खरसावां और जामताड़ा। वहीं पे बात करते हैं तो 2007 में भी 2 ज़िले बने थे। कौन कौन से 2 ज़िले हैं? तो 2 ज़िले हैं, एक तो रामगढ़ है और दूसरा खूंटी है। ठीक है, इस तरीके से टोटल 6 ज़िले झारखंड निर्माण के बाद से बन चुके हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 ज़िले। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, बीड़ी और पत्थर के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए बात आई है पाकुड़ की, तो हम पाकुड़ के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं एक साथ हम सारा का सारा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात ये कि पाकुड़ को मार्टिलो टावर का शहर कहा जाता है और इसकी स्थापना कभी थी, यानी कि ये ज़िला कब बना था? तो 1994 में ये ज़िला बना था। किससे अलग होकर बना था? तो साहेबगंज से अलग होकर बना था। ठीक है, अच्छा कुछ और अगर हम प्रमुख उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ पे पत्थर के लिए काफ़ी फेमस है, उसके बाद कोयला के लिए भी है, बीड़ी के लिए भी, लाह के लिए भी है और हस्तशिल्प के लिए भी काफ़ी फेमस है पाकुड़। ठीक है, और एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूनतम साक्षरता दर के लिए भी काफ़ी फेमस है पाकुड़। सबसे न्यूनतम साक्षरता दर झारखंड में कहाँ पर है? तो पाकुड़ में ही है। कुछ धार्मिक स्थल की बात करते हैं तो याद रखिएगा शिव शीतला मंदिर भी कहाँ पर है? तो ये पाकुड़ में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की। मैथन विद्युत परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद में स्थित है। तो धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आई है धनबाद की, तो धनबाद से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं हम सारे के सारे एक साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि धनबाद को क्या कहा जाता है? काले हीरे की नगरी कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। स्थापना की बात करते हैं, यानी कि जिला कब बना था? तो 1956 में जिला बना था धनबाद। किला कौन सा है यहाँ पर? तो किला याद रखिएगा कतरास का किला यहाँ पर है, कतरास का किला। ठीक है, अच्छा मंदिर, यहाँ पे मंदिर बहुत सारे फेमस मंदिर है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए शक्ति मंदिर है, उसके बाद भूफोर मंदिर है, लिलोरे मंदिर, उसके बाद झिंझिनी मंदिर। ठीक है, पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तोप चाची आपको देखने को मिलेगा, मैथन देखने को मिलेगा और पंचेत भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा धनबाद में। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ से आप याद रख सकते हैं
कि धनबाद में ही विनोद बिहारी महतो कुलांचल यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की। पारसनाथ पहाड़ियों की लगभग ऊंचाई कितनी है, फुट में पूछा हुआ है, तो फुट में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4478 फुट। अगर मीटर में बात की जाए, मीटर में हम बात करते हैं तो 1365 मीटर हो जाएगा। ठीक है गाइस। अच्छा, बात आई है पारसनाथ पहाड़ी की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिरिडीह की, क्योंकि गिरिडीह में ही पारसनाथ पहाड़ी है। अच्छा, पारसनाथ पहाड़ी की बात करें तो पारसनाथ पहाड़ी को समेध शिखर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई मीटर में हमने बताया कितना है 1365 मीटर है और फुट में कितना है तो 4478 फुट है। ठीक है, अगर पारसनाथ पहाड़ी की और बात की जाए तो ये हजारीबाग के निचली पठार में स्थित है, निचली पठार में, ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो निर्माण हुआ है बहुत कठोर चट्टान से हुआ, उसका नाम क्या है तो पायरोक्सिन ग्रेनाइट उसका नाम है, पायरोक्सिन ग्रेनाइट, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए बात आई है गिरिडीह की, तो गिरिडीह से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन बन सकता है हम एक साथ सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब देखिए गिरिडीह जिला कब बना था तो 1972 में ये जिला बना था, 1972 में। इसके अलावा बात करते हैं तो गिरिडीह को जैन तीर्थंकरों का निर्माण भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, और झारखंड धाम भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये गिरिडीह में देखने को मिलेगा। ठीक है, जलप्रपात की अगर हम बात करें तो गिरिडीह में आपको ऊसरी जलप्रपात और बाल पहाड़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष किया गया था, अभी तुरंत हमने बताया था कि 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्योंकि गिरिडीह के बारे में हमने जितना भी फैक्ट हो सकता था डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की। झारखंड के जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी, रांची में सर्वाधिक एसटी पाया जाता है। अब देखिए एसटी का हम आंकड़ा सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एसटी की, तो जनसंख्या की बात करिएगा तो सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या कहाँ पर है, एसटी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको रांची में देखने को मिलेगा, जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं। और सबसे कम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा तो कोडरमा में सबसे कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहीं हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें, प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको खूंटी में देखने को मिलेगा, खूंटी में, और सबसे कम कोडरमा में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एससी जनसंख्या की। एससी जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एससी आपको पलामू में देखने को मिलेगा और सबसे कम लोहरदगा में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको चतरा में देखने को मिलेगा और सबसे कम पाकुड़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम ओबीसी की बात कर लें, ओबीसी की हम बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको गिरिडीह में देखने को मिलेगा और सबसे कम कहाँ पर है तो खूंटी में सबसे कम है। ठीक है गाइस, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लोहरदगा जिले का निर्माण किसके विभाजन से हुआ था, 8 का सही आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, हजारीबाग से नहीं बल्कि किससे हुआ था, रांची से हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात आई है रांची की, तो रांची से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। रांची की स्थापना कब हुई थी गाइस, तो 1899 में रांची जिला की स्थापना हुई थी, 1899 में। ठीक है, अच्छा वहीं पे अगर हम बोकारो की बात करते तो बोकारो जिला कब बना था, तो याद रखिएगा 1991 में बना था। हालांकि 1991 में 3 जिला बना था, एक तो बोकारो है, चतरा है और गढ़वा है। ठीक है, 3 जिला 1991 में बना था। हजारीबाग की बात करें तो ये कब बना था, तो 1833 में हजारीबाग जिला बना था। ठीक है, अब देखिए बात आई है लोहरदगा की, तो लोहरदगा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और अखिलेश्वर धाम कहाँ पर है, तो अखिलेश्वर धाम आपको लोहरदगा में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, लोहरदगा में एक जलप्रपात भी है गाइस, घड़घड़िया जलप्रपात, ये भी आप याद रखिएगा, घड़घड़िया जलप्रपात कहाँ पर है, तो लोहरदगा में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो ऑप्शन नंबर क्या ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10 की। झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत की जाने वाली राशि कितनी है, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 रुपये। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 11 की। छऊ नृत्य झारखंड में कौन से जिले से संबंधित है? तो सभी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरायकेला खरसावां। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब देखिए हम बात करते हैं छऊ नृत्य की। तो सबसे पहले है कि झारखंड के अलावा ये मयूरभंज और पुरुलिया में भी देखने को मिलता है। मयूरभंज यानी कि ओडिशा में और पुरुलिया यानी कि वेस्ट बंगाल में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं छऊ नृत्य के झारखंड में, तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1938 में। किसने किया था? तो ये भी याद रख सकते हैं, शुभेंद्र नारायण सिंह ने। और 1941 में गाइस 1941 में ये नृत्य महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुत किया गया था, यह भी याद रख सकते हैं। साथ ही साथ छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को विश्व विरासत नृत्य में भी शामिल किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू के किस पर्व के समान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्षाबंधन के समान है। अब देखिए हम बात करते हैं कर्मा की। कर्मा की बात आई है तो कर्मा त्यौहार के बारे में बात करें तो ये कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। और ये जो कर्मा होता है गाइस ये दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक तो राजकर्मा होता है गाइस, राजकर्मा, और दूसरा आपको देशकर्मा देखने को मिलेगा। हम राजकर्मा की बात करें तो राजकर्मा जो है वो घर में देखने को मिलता है, यानी कि घर में सेलिब्रेट किया जाता है। और वहीं पे देशकर्मा की बात करते हैं तो जो भी अखड़ा होता है, जो सांस्कृतिक केंद्र होता है, वहीं पर देशकर्मा मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 13 की। देवकी नंदन ने किस किताब का लेखन किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि निद्रे आँखें जलांखी पाते, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 14 की। संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य बिंदु चांदन किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। अगर हम बात करते हैं रामदयाल मुंडा की, तो इनकी कौन कौन सी कृति है? तो याद रख लीजिएगा, कम से कम 3 कृति आपको यहाँ से याद रख लेना है। एक तो आदि धर्म है, मुंडारी टूट कोठारी है, और सरहुल मंत्र है। ठीक है, अगर डोमन समीर साहू की बात करें तो इनकी भी कम से कम 2 कृति हमें याद रखना है। एक तो होड़ संवाद है और एक संथाली प्रवेशिका है। एक और याद रख सकते हैं, दिशोम बाबा भी किसका है? तो डोमन समीर साहू की है। उसके बाद जगदीश त्रिगुणायत की हम बात करते हैं तो इनकी 2 कृति कम से कम हमें याद रखना है। एक तो बज रही बांसुरी और दूसरा सो बोंगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, ये नेतरहाट में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेतरहाट की तो ये कहाँ पर है? तो ये लातेहार में है। और लातेहार में एक और फेमस जलप्रपात है गाइस, याद रखिएगा। एक तो बूढ़ा घाघ है और लोधा घाघ इसी को कहा जाता है। साथ ही साथ एक कांति जलप्रपात भी कहाँ पर है? लातेहार में है। अगर हम गढ़वा की बात करते हैं तो गढ़वा में सुखलदर्री है, बलचौरा है और हेसातु जलप्रपात है। लोहरदगा में एक इम्पॉर्टेंट है घड़घड़िया जलप्रपात। राज्य में बहुत सारे जलप्रपात है गए, जिसमें से इम्पोर्टेंट हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हुंड्रू जलप्रपात आपको मिलेगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जोन्हा जलप्रपात जिसको गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है, ये राढ़ू नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद दशम जलप्रपात जो कि कांची नदी पर स्थित है, कांची नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 16 की। बैगा जनजाति किस जानवर को पवित्र मानती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? तो बाघ एक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बैगा जनजाति। अच्छा, अगर बैगा जनजाति की हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से कम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो प्रचलित विवाह है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रचलित विवाह को कहा जाता है गाइज मंगनी इसमें कहा जाता है प्रचलित विवाह को। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से पूछा जाता है गाइस कि पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो मुकद्दम कहा जाता है बैगा जनजाति के पंचायत के मुखिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 17 की। ईदी में किस जनजाति के विवाह का तरीका है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, ये असुर जनजाति के विवाह का तरीका है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात आई है असुर जनजाति की, तो असुर जनजाति से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है हम एक साथ देखते हैं। तो सबसे पहले बात ये कि ये सबसे प्राचीनतम जनजाति है और इसके गोत्र को पारस कहा जाता है, पारस, ये भी आप याद रख सकते हैं। वधुमूल्य को क्या कहा जाता है? तो डाली टका कहा जाता है इसके वधुमूल्य को, डाली टका। इसके अलावा युवा गृह को गीति ओड़ा बोला जाता है।
और इसका जो धार्मिक प्रधान होता है उसे बैगा कहा जाता है गाइस, बैगा। और इसके जो सहायक होते हैं, बैगा के जो सहायक होते हैं उसे सुबारी कहा जाता है, सुबारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। पलामू किले का निर्माण किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1699 में इस किले का निर्माण प्रारंभ हो गया था। अब देखिए, अगर हम पलामू में कुछ किले की बात करते हैं तो दो किले जो कि आप जानते हैं, एक तो नया किला है गाइस और एक पलामू का पुराना किला है। अगर हम नए किले की बात करते हैं तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मेदिनी राय ने करवाया था। और पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रताप राय ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 19 की। नगर उटारी में स्थित बाबा वंशीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन कितना है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1280 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बात आई है नगर उटारी की, और नगर उटारी है कहाँ पर? ये एक्चुअली गढ़वा में है। कहाँ पर है? गढ़वा में है। तो गढ़वा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है एक बार हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गढ़वा जिला कब बना था गाइस? 1991 में बना था। और हमने बताया कि 1991 में 3 जिला बना था, गढ़वा बना था, चतरा बना था और बोकारो बना था। ठीक है, अच्छा बात करते हैं गढ़वा की। तो सरुआत की पहाड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि पारसनाथ पहाड़ी के बाद दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है झारखंड का, जिसको गुलगुल पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। उसके हाइट अगर पूछ लिया जाएगा तो 3819 फीट है, फीट में अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बात करते हैं नगर उटारी। नगर उटारी का नाम 2017 में बदल कर क्या कर दिया गया था? तो वंशीधर रख दिया गया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गढ़वा में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि यहाँ पर क्या क्या है। तो बलचौरा जलप्रपात है, सुखल दर्रे जलप्रपात है, और एक सतबहनी झरना भी कहाँ पर है? गढ़वा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बांसुरी का अन्य प्रकार है, बांसुरी का अन्य प्रकार है गाइस मुरली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। दोस्मी नृत्य में किस प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंगड़े। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। सोहराई नृत्य में महिला गाती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुमुवाड़ी गाती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 23 की। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था गाइस? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दमन किए गए लोगों का शोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 1913 में गिरिडीह में खंबे पर आवर स्वाधीनता भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 1916 में कर नहीं देने के कारण किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन साल को। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 1820 से 21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, हो विद्रोह को दबा दिया गया था। अगर हम हो विद्रोह की बात करते हैं तो ये कोल्हान में हुआ था, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा पोटो सरदार। कब हुआ था? तो 1820 से 21 में हुआ था। वहीं पे अगर हम कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह कब हुआ था गाइस? 1831 से 32 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा। अगर हम दमनकर्ता की बात करें तो विल्किंसन इसके दमनकर्ता थे, विल्किंसन। अगर हम भूमिज विद्रोह की बात करते हैं गाइस, भूमिज विद्रोह की, तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1832 से 33 में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गंगा नारायण थे, और कैप्टन विल्किंसन कौन था? तो दमनकर्ता था। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तमाड़ विद्रोह की, तो तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तमाड़ विद्रोह हुआ था 1782 से 1807 ईस्वी तक, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे गाइस? विष्णु मानकी और मौजी मानकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 27 की। निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुकुंद सिंह। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की।
झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष में बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1964 में। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैल बाला राय। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 30 की। किसने घोषणा की कि अबुआ राज एटे जना महारानी राज टूडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया की राज समाप्त हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिरसा मुंडा। अब देखिए बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 1875 में, उली हाथू खूंटी में इनका जन्म हुआ था। गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे इनके गुरु का नाम था। इनकी मृत्यु हुई थी गैस 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजे के कारण। और सबसे पहले बिरसा मुंडा को भगवान किसने कहा था? तो मृत्युंजय नाथ लाल ने सबसे पहले कहा था। ठीक है, इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है गाइस। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 14 है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अब 14 में भी 11 बीजेपी से है, एक कांग्रेस, एक जेएमएम और एक आजसू के, यानी कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? टोटल 14 है। अगर हम राज्यसभा में सीटों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल 6 है। अब 6 कौन कौन सा है? हम 6 के बारे में बात करते हैं तो 4 है बीजेपी से, एक है कांग्रेस से और एक है जेएमएम से। अब 4 बीजेपी से कौन कौन है? तो दीपक प्रकाश है, समीर उरांव है, महेश पोद्दार हैं और मुख्तार अब्बास नकवी हैं। अगर हम कांग्रेस से बात करते हैं तो धीरज साहू हैं और जेएमएम से बात करते हैं तो शिबू सोरेन हैं। अब शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश ये दोनों ही 2020 में चुने गए हैं राज्यसभा के सदस्य, तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, यानी कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल 81 है। इसमें से भी 44 है जनरल के लिए, एसटी के लिए है 28 और एससी के लिए है 9 सीटें। ये सीटें आरक्षित है झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीटों में। अब जो एक एंग्लो इंडियन का सीट हुआ करता था वो 126वां संविधान संशोधन विधेयक और 104 संविधान संशोधन से ये हटा दिया गया है, यानी कि टोटल विधानसभा में सीटों की संख्या अब कितनी है? तो टोटल 81 है। इसके अलावा अगर हम अनुच्छेद 170 की बात करते हैं तो राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या विधानसभा में कितनी हो सकती है? 500 अधिकतम हो सकती है। और न्यूनतम कितना हो सकती है? तो न्यूनतम 60 हो सकते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में कुछ राज्य हैं जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम है जहां पे 60 से कम सीटें हैं। यानी अगर बात करते हैं सिक्किम की तो 32 सीटें, अरुणाचल प्रदेश में 40, गोवा में 40 और मिजोरम में भी 40 है, यानी कि 60 से कम सीटें हैं। लेकिन 170 अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है कि 500 से अधिक नहीं हो सकता है और 60 से कम नहीं हो सकता है। ये जितने राज्य हैं ये अपवाद के रूप में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2019 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की तो इसमें किनको कितनी सीटें मिली थी? तो देखिए सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी की 25 सीटें मिली थी, जेएमएम को 30 सीटें मिली थी, आरजेडी को 1, कांग्रेस को 16, आजसू को 2 और निर्दलीय को 4 सीटें मिली थी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है? तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवघर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। अब बात आई है देवघर की, तो देवघर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि देवघर को बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि जिला कब बना था? तो 1983 ईस्वी में ये जिला बन गया था। मयूराक्षी नदी का आपने नाम सुना है, इसका उद्गम स्थल भी कहाँ से है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से ही है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कुछ धार्मिक स्थान, तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर है, नौलखा मंदिर है, सत्संग आश्रम है, उसके बाद लीला मंदिर है, उसके बाद देवसंघ मठ है और तपोवन भी कहाँ पर है? तो ये
देवघर में स्थित है। इसके अलावा श्रावणी मेला जो कि सबसे बड़ा मेला ये कहाँ पर लगता है, ये भी देवघर में ही लगता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3622 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये रहा लातेहार का लोकेशन, लातेहार का लोकेशन है ये। बात आई है लातेहार की, तो लातेहार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि लातेहार को प्रकृति का हृदय स्थली कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि ये जिला कब बना था? तो 4 अप्रैल 2001 को ये जिला बना था। कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो पर्यटन स्थल में बेतरा नेशनल पार्क है, सुगवा वाटरफॉल है, मिर्चैया वाटरफॉल है और बूढ़ा घाघ वाटरफॉल भी यहीं पर है। इसके अलावा ताता पानी गर्म जलकुंड भी लातेहार में है। मैं बात कर रहा हूँ ताता पानी के, लेकिन अगर तपात पानी की बात की जाए तो ये दुमका में है। इसके अलावा लातेहार में ही नेतरहाट आवासीय विद्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1954 को चार्ल्स नेपियर के द्वारा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लातेहार में नगर मंदिर है, साई मंदिर भी कहाँ पर है, तो लातेहार में है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3622 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल है लातेहार का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बरहेट घाटी झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साहिबगंज जिले में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अगर इसके लोकेशन की बात करते हैं तो ये देखिए साहिबगंज का लोकेशन है। अब देखिए साहिबगंज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि साहिबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि जिला कब बना था? तो 17 मई 1983 ईस्वी को ये जिला बना था। साहिबगंज में ही है तेलियागढ़ का किला। इसके अलावा कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो उधवा पक्ष विहार है, मोती झरना है, डामाकोल जलप्रपात है, उसके बाद जीवाश्म उद्यान भी कहाँ पर है, तो ये साहिबगंज में है। और साहिबगंज एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी होकर बहती है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सिद्धू कान्हू का जन्म स्थल भी कहाँ पर है, तो ये साहिबगंज ही है। याद रखिएगा साहिबगंज में भी कहाँ पर, बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह स्थान पर ये सिद्धू कान्हू का जन्म स्थान है। इसके अलावा बात करते हैं तो 2017 में नरेंद्र मोदी ने कुल 2226 करोड़ की लागत से साहिबगंज में गंगा नदी पर क्या किया था कि एक पुल का शिलान्यास किया था। और इस पुल का नाम इंपॉर्टेंट है कि इस पुल का नाम क्या रखा गया था, तो इस पुल का नाम रखा गया था गाइस मनिहारी पुल। ठीक है, और इसी गंगा नदी के तट पर माघ पूर्णिमा के दिन माघी पूर्णिमा मेला भी लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है साहिबगंज में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की। किस वर्ष लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 मई 1983 ईस्वी को लोहरदगा जिला बना था। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। अब देखिए लोकेशन की बात करते हैं तो ये रहा लोहरदगा का लोकेशन। ठीक है, अब लोहरदगा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि लोहरदगा जिला कब बना था, तो 18 मई 1983 ईस्वी को लोहरदगा जिला बना था। और लोहरदगा में ही स्थित है अखिलेश्वर धाम। अखिलेश्वर धाम कहाँ पर है, तो लोहरदगा में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात की बात करें तो यहाँ पे जलप्रपात है घड़घड़िया जलप्रपात, नींदी जलप्रपात, लावा पानी जलप्रपात और केकरांग जलप्रपात भी कहाँ पर है, तो ये लोहरदगा में है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पे देखना चाहिए, ये रहा झारखंड का लोकेशन और ये रहा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ है और आपका ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, यानी हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके अलावा अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपको बिहार देखने को मिलेगा। ये देखिए बिहार का लोकेशन है, इधर आपका वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे आपको खूंटी देखने को मिल रहा है जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खूंटी। अब बात आई है खूंटी की। अब खूंटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सारे के सारे एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले खूंटी को कहा जाता है लाह नगरी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि ये जिला कब बना था, तो 12 सितंबर 2007 को ये जिला बना था। हालांकि 2007 को रामगढ़ भी जिला बना था।
ठीक है। और खूंटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे उली हाथू भी यहीं पर है, खूंटी में है, जहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है। उसके बाद डोंबारी बुरु जो कि काफ़ी फेमस स्थान है, ये भी खूंटी में ही है। उसके बाद पंचघाघ जलप्रपात और बिरसमृग विहार, ये सारे के सारे खूंटी में ही है। एक जलप्रपात आपको याद रखना चाहिए कि पेरवा घाघ जलप्रपात भी कहाँ पर है, ये खूंटी में है। और खूंटी से ही बिलोंग करते हैं करिया मुंडा, जिनको 2019 में क्या मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका था। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। केसो, अक्टो, गुरियो, गुनखा नदी किस नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बराकर नदी की सहायक नदियां हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अब देखिए, हम बराकर नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं तो छोटा नागपुर के पद्मा से ये निकलती है, अपोहा क्षेत्र की बात करते हैं तो अपोहा क्षेत्र है हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह और धनबाद इसका अपोहा क्षेत्र है। अगर मुहाना की बात की जाए तो मुहाना है दामोदर नदी, और दामोदर नदी की भी अगर मुहाना बात करते हैं तो हुगली नदी है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, शंख नदी की, तो शंख नदी कहाँ से निकलती है? ये गुमला के चैनपुर नामक स्थान से निकलती है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि सोन नदी की, तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। मुहाना इसका गंगा नदी है, गंगा नदी। अच्छा, सोन नदी को और किस किस नाम से जाना जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि इसको हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है और सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे अगर हम मयूराक्षी नदी की बात करते हैं तो ये देवघर से निकलती है त्रिकुट पहाड़ी से। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बराकर नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे पृथक करके बनाया गया है। किससे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुमका से अलग करके बनाया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। अब बात आई है जामताड़ा की, तो जामताड़ा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जामताड़ा को सांपों का घर कहा जाता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि जामताड़ा जिला कब बना था? तो 2001 में जामताड़ा जिला बना था। ठीक है। अच्छा, लोहरदगा के अलावा बॉक्साइट जामताड़ा में भी पाया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ पर्वत विहार पार्क भी कहाँ पर है? तो ये जामताड़ा में है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुमका इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। झास्को ओलंपियड का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1963 में किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट फेडरेशन लिमिटेड। ये स्थित कहाँ पर है? ये रांची में पुरुलिया रोड में स्थित है। अब बात आई है रांची की, तो रांची से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले कि रांची जिला कब बना था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1899 ईस्वी में। और अमरेश्वर धाम भी कहाँ पर है? रांची में है। अमरेश्वर धाम की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में हमने बात किया था अखिलेश्वर धाम के बारे में, जो कि लोहरदगा में है। इसके अलावा कुछ और पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है रांची में। पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, उसके बाद अमरेश्वर धाम हमने बताया, फिर उसके बाद दादा दादी पार्क है, ऑक्सीजन पार्क है। इसके अलावा शेख बिहारी स्टेडियम भी कहाँ पर है? तो रांची में है। और रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, और झारखंड का शिमला भी किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लातेहार है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अब देखिए, बात करते हैं वन रिपोर्ट 2019 से संबंधित जितने भी फैक्टर अराइज हो सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये वन रिपोर्ट हर 2 साल में देहरादून के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद राज्य का वन क्षेत्रफल, कुल वन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये है 23,611 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये लातेहार है। कितना है? तो याद रखिएगा 56.08%। वहीं पे सबसे कम अगर बात करते हैं, तो सबसे कम है जामताड़ा में। कितना है? 5.56% है। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये है पश्चिमी सिंहभूम। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 3366 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये जिला है जामताड़ा। कितना है? ये है 100.664 किलोमीटर स्क्वायर है।
ठीक है। वहीं पे अगर हम चतरा की बात करते हैं, चतरा की, तो चतरा में 2017 की अपेक्षा 2019 में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। कितना किलोमीटर स्क्वायर हुआ है, तो याद रखिएगा 11.35 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं पे अगर हम रामगढ़ की बात करते हैं, तो रामगढ़ में किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, कोई भी वृद्धि नहीं हुआ है अगर हम 2017 से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि लातेहार। वहीं पे हमने बात किया था पश्चिमी सिंहभूम के बारे में कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम है। कितना है, 3366 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद रामगढ़ के बारे में हमने डिस्कस किया कि रामगढ़ में 2017 की अपेक्षा किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। वहीं पे सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया है कहाँ पर, चतरा में किया गया है। कितना किया गया है, तो 11.35 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कुंडरू जलप्रपात के जल प्रवाह किस नदी से है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी से है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगर बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी की, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है गाइस 470 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके उद्गम की, तो उद्गम कहाँ से है, रांची के नगड़ी प्रखंड से इसका उद्गम है। और एकमात्र ऐसी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदी की अगर हम बात करते हैं, तो कांची है, खरकई है, जुमारू है, राड़ू है और संजय नदी है। तो ये सारी की सारी नदियाँ क्या हैं, सहायक नदियाँ हैं स्वर्ण रेखा नदी की, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि दामोदर नदी की अगर हम बात करते हैं, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है गाइस, ये लातेहार के टोरी, और टोरी में भी कहाँ, चूल्हा पानी स्थान से ये निकलती है। मुहाना की अगर हम बात करते हैं, तो मुहाना है हुगली नदी, जो कि वेस्ट बंगाल में बहती है, आप ऑलरेडी जानते हैं। और इसका कुल लंबाई की बात करते हैं, तो कुल लंबाई कितनी है गाइस, तो 592 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। लेकिन अगर हम झारखंड में कुल लंबाई की बात करते हैं, तो 290 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपोहा क्षेत्र की बात की जाए, तो अपोहा क्षेत्र कितना है गाइस, याद रख लीजिएगा 12,800 किलोमीटर स्क्वायर इसका अपोहा क्षेत्र है। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें दामोदर नदी से रिलेटेड, तो और भी याद रख सकते हैं कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता है और देव नदी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, दामोदर नदी को। इसके अलावा बात करते हैं तो सर्वाधिक प्रदूषित, सर्वाधिक लंबी और सर्वाधिक बड़ी नदी भी कौन सी है झारखंड की, तो ये दामोदर नदी है, ठीक है गाइस। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ब्राह्मणी नदी की बात करते हैं, तो इसका उद्गम कहाँ से है गाइस, उद्गम की बात करें तो ये दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। मुहाना की अगर बात करते हैं, तो मुहाना कौन सा है, हुगली नदी है। अगर सहायक नदी की बात की जाए गाइस, तो गुमरो है और एरो है, ये दो नदियां हैं जो मुख्य रूप से इसके सहायक नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करना चाहें, तो ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है गाइस, मयूराक्षी नदी है। अगर हम मयूराक्षी नदी की बात करते हैं, तो मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है गाइस, त्रिकुट पहाड़ी देवघर से ये निकलती है। मुहाना की बात करते हैं, तो मुहाना कहाँ पर है, हुगली नदी है। और सहायक नदी की अगर हम बात करते हैं, तो टिपरा और भामरी आप याद रख सकते हैं, टिपरा और भामरी। और एकमात्र ऐसी नदी है ये जो कि नौका गम्य के लिए काफ़ी फेमस है। और हिजला मेला भी कहाँ पे लगती है, तो मयूराक्षी नदी के किनारे दुमका में लगती है और मोर नदी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमशेदपुर शहर में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अब देखिए जमशेदपुर से रिलेटेड कुछ फैक्ट की हम बात करते हैं, तो जमशेदपुर को कारखानों का शहर कहा जाता है, इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। और भारत का पीट्सबर्ग भी कहा जाता है कैसे, जमशेदपुर को। और जमशेदपुर में ही है कीनन स्टेडियम, इसके अलावा मोहन आहूजा स्टेडियम है, JRD टाटा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी कहाँ पर है, तो ये जमशेदपुर में है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, रांची की, तो रांची को क्या कहा जाता है गाइस, ये जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, झारखंड का शिमला कहा जाता है। और झारखंड में रांची जिले की स्थापना कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा 1899 ईस्वी में। और झारखंड में ही है अमरेश्वर धाम, हालांकि हमने अखिलेश्वर धाम के बारे में डिस्कस किया था पहले ही वीडियो में, तो अखिलेश्वर धाम कहाँ पर है, तो लोहरदगा में है। और झारखंड धाम कहाँ पर है, तो ये गिरिडीह में है, ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम की बात करते हैं रांची में, तो शेख भिखारी स्टेडियम है, जयपाल सिंह स्टेडियम है, रेलवे स्टेडियम और एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम भी कहाँ पर है, तो ये रांची में है। इसके अलावा बिरसा मुंडा स्टेडियम भी रांची में है।
HEC का नाम आपने सुना होगा, HEC जो कि हटिया रांची में स्थित है, जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी। ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी रांची में स्थित है। और रांची के मुरी में एल्यूमिनियम उद्योग भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा सूर्य मंदिर बुंडू रांची में ही स्थित है। ठीक है गाइस, ओके। चलिए अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, गिरिडीह की अगर हम बात करते हैं तो देखिए गिरिडीह जैन तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि कहा जाता है गिरिडीह जिला को। और गिरिडीह जिला कब बना था गाइस, तो याद रखिएगा 1956 में ये जिला बना था गिरिडीह। ठीक है, इसके अलावा आप बात कर सकते हैं गिरिडीह के बारे में कि खंडोली पहाड़ी है, खंडोली डैम है, उसरी जलप्रपात भी कहाँ पर है, गिरिडीह में है। गिरिडीह में एक फेमस पारसनाथ है, इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाता है गाइस, तो ऊंचाई याद रखिएगा कि 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, मीटर में अगर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फीट में बात करते हैं तो 4478 फीट है, अगर हम फीट में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किससे हुआ है, तो पायरोक्सिन ग्रेनाइट के कठोर चट्टान से हुई है। और ये हजारीबाग के निचले पठार में स्थित है, ये भी याद रख सकते हैं। और ये पारसनाथ पहाड़ी जो है वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है, ये भी याद रख सकते हैं। और अभी हमने बताया कि गिरिडीह में ही झारखंड धाम स्थित है, उसरी जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी का आपने नाम सुना होगा, ये भी गिरिडीह से ही बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की धनबाद की, तो धनबाद से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता है सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि धनबाद को काले हीरे की नगरी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि धनबाद जिला कब बना था गाइस, तो याद रखिएगा 1956 में ये क्या बना था, जिला बना था। इसके अलावा कतरास का किला भी आपको धनबाद में देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो शक्ति मंदिर है, भूफोर मंदिर है, लिलोरी मंदिर, झिंझिनी मंदिर और कुमार धोबी गिरजाघर भी कहाँ पर है, तो ये धनबाद में है। इसके अलावा कुछ और पर्यटन स्थल की बात करें तो तोपचाची झील है, तोपचाची अभ्यारण्य है, मैथन बांध, पंचेत बांध और डिगवाडी स्टेडियम भी कहाँ पर है, तो धनबाद में है। आपने नाम सुना होगा सिंदरी उर्वरक कारखाना का, ये भी कहाँ पर है, तो धनबाद में है। और धनबाद में ही भूली में रेलवे का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमशेदपुर इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सेंद्रा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वार्षिक सामूहिक शिकार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब देखिए सेंद्रा का अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है गाइस शिकार, शिकार इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो इस अवसर पर आदिवासी लोग क्या करते हैं कि जो दलमा की वन देवी है उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, आदिवासी लोग। इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता था पहले इस त्यौहार में, कि जितने भी खूंखार जानवर होते थे जंगलों में उसको सेंद्रा पर्व के अवसर पर मार दिया जाता था। ठीक है, शिकार कर दिया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या है, ये शिकार करने पर प्रतिबंध हो गया, अब ये शिकार नहीं होता है। ठीक है, अगर आयोजन की बात करिएगा तो ये किस जनजाति के द्वारा आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा उरांव जनजाति के द्वारा आयोजन किया जाता है। साल में 3 बार किया जाता है। देखिए कब कब किया जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किया जाता है बैसाख माह में, सुंदरा के नाम से जाना जाता है, सुसेंद्रा के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बैसाख माह में सुसेंद्रा के नाम से जाना जाता है। दूसरी बार आयोजित किया जाता है फागुन माह में, और फागुन माह में इसे सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। और तीसरी बार कब आयोजित किया जाता है, तो तीसरी बार आयोजित होता है वर्षा ऋतु में, जिसमें जेठ शिकार के नाम से जाना जाता है, जेठ शिकार के नाम से। ठीक है गैस, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो गया गैस, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामूहिक शिकार। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। टूसू महोत्सव निम्नलिखित त्यौहार में से किसके साथ मनाया जाता है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अब देखिए हम बात करते हैं टूसू त्यौहार के, तो टूसू का अर्थ क्या होता है गैस, टूसू का अर्थ होता है कुंवारी, कुंवारी इसका अर्थ होता है। ठीक है, और इस अवसर पर क्या होता है कि इस अवसर पर जो लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, बांस का फ्रेम बनाती हैं, बांस का फ्रेम को तैयार करती है, सजाती हैं। और ये जो त्यौहार होता है गैस ये सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है गैस, ऑप्शन नंबर ए है सरहुल। अगर हम सरहुल के बारे में बात करते हैं तो जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है जनजातियों का। ठीक है, हालांकि अलग अलग जनजाति में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे उरांव जनजाति में खद्दी या सद्दी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर बात करेगा
संथाल जनजाति में बा परब के नाम से जाना जाता है, बा परब के नाम से। इसके अलावा बात करते हैं खड़िया जनजाति में जंकोर के नाम से जाना जाता है गाइस, जंकोर के नाम से। और ये फूलों का त्यौहार है। और कौन सा फूल का पूजा होता है तो याद रख लीजिएगा, उस फूल का नाम है सर्रई, और ये सखुआ का फूल होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करना चाहें, कर्मा की बात करना चाहें, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो कर्मा की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से आप ये याद रखिएगा कि दो तरह का कर्मा होता है, एक राजकर्मा होता है और एक देशकर्मा होता है। ठीक है, राजकर्मा के बारे में अगर हम बात करते हैं, राजकर्मा के बारे में, तो ये घरों में मनाया जाता है, और जो देशकर्मा है वो सामूहिक रूप से जो सांस्कृतिक स्थान होता है, अखाड़ा या अखड़ा, वहाँ पर इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा, भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है कर्मा, तो ये याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो गया गाइस? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मकर संक्रांति। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1840 ईस्वी में हुआ। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि 1902 में किसका प्रकाशन हुआ था? याद रख लीजिएगा कि फोकलोर ऑफ द कोल्हान, जो कि प्रथम लोकगीत है, ये 1902 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा अगर पूछ लिया जाए किसके द्वारा, तो याद रखिएगा एन.के. बोस के द्वारा, एन.के. बोस के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1902 ईस्वी में फोकलोर ऑफ द कोल्हान, जो कि प्रथम लोकगीत है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो 1905 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था ग्रामर ऑफ द कोल। किसके द्वारा किया गया था, यानी कि इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ए नॉटरोट है, ए नॉटरोट। ठीक है, इसके अलावा 1930 के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो 1930 में किसका प्रकाशन हुआ था गाइस? याद रखिएगा इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का। किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा ये होफमैन के द्वारा लिखा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1840 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसको गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर आई होप सभी कोई जानते होंगे कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, हजारीबाग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हजारीबाग में कौन कौन से अवशेष मिले हैं और कहाँ कहाँ मिले हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको से क्या क्या मिला है। तो सबसे पहली बात ये कि इसको है कहाँ पर गए, तो ये हजारीबाग में है। और यहाँ से मिला क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले अवशेष मिला है बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से मिला है खुला सूर्य मंदिर, और शैल चित्र दीर्घा भी कहाँ से मिला है, तो इसको हजारीबाग से मिला है। अब हजारीबाग में ही कुछ इंपॉर्टेंट स्थान और भी है जहाँ से अवशेष मिले हैं, जैसे सीतागढ़ पहाड़ का आपने नाम सुना होगा, ये भी हजारीबाग में स्थित है, हजारीबाग में। और यहाँ से क्या क्या मिला है, तो बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, कहाँ से? सीतागढ़ पहाड़ से। इसके अलावा और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं दूध पानी से, दूध पानी भी कहाँ पर है, तो ये हजारीबाग में है। और यहाँ से क्या मिला है, तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और स्थान आप याद रख सकते हैं दुमदुमा, दुमदुमा भी हजारीबाग में है। और यहाँ से क्या मिला है गाइस, याद रख लीजिएगा शिवलिंग मिला है यहाँ से, शिवलिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो इसको गुफाएं कहाँ स्थित है, तो हजारीबाग इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किस जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति में। अब देखिए बैगा जनजाति के बारे में बात करते हैं, तो इसका निवास स्थान कहाँ पर है गाइस, तो पलामू में है, गढ़वा में है और रांची में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें प्रचलित विवाह कौन सा है, तो मंगनी, मंगनी इसमें प्रचलित विवाह है, ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, यानी कि चेरो जनजाति की बात करते हैं, तो चेरो जनजाति को 12 और 13 हजारी के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी आप याद रख सकते हैं चेरो जनजाति से रिलेटेड कि चेरो जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, तो दस्तूरी कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंवर जनजाति से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो कंवर जनजाति जो कि झारखंड की 31वीं जनजाति है, हालांकि 32वीं जनजाति कोल जनजाति है, आप याद रख सकते हैं। ये दोनों ही जनजाति को मान्यता कब मिली थी भारत सरकार के द्वारा, तो 8 जनवरी 2003 को इसको मान्यता मिल गई थी।
अगर हम कंवर जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका निवास आपको पलामू में, गुमला में और सिमडेगा में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और इसके वधु मूल्य भी इंपॉर्टेंट है। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सुखदाम कहा जाता है। सुखदाम कहा जाता है इसके वधु मूल्य को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या बोला जाता है? तो याद रख लीजिएगा, सयाना बोला जाता है। सयाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, सयाना बोला जाता है। और पुजारी को बोला जाता है बैगा, बैगा बोला जाता है पुजारी को। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हो जनजाति के बारे में। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। तो हो जनजाति क्या है? झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। अब देखिए, पहली बात करते हैं तो संथाल जनजाति है, दूसरा उरांव जनजाति है और तीसरा मुंडा जनजाति है। उसके बाद हो जनजाति है जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, चौथी सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इसकी प्रजाति कौन सी है? तो प्रोटोस्टोलॉइड प्रजाति से बिलोंग करता है हो जनजाति। इसके अलावा इसकी लिपि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिपि बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो लिपि याद रख लीजिएगा, बारंग चित्ती इसका लिपि है, बारंग चित्ती। निवास के बारे में अगर हम बात करेंगे कि निवास कहाँ पर है, तो निवास इसका कहाँ है गैस? निवास आपको पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा हो जनजाति की अगर हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आला उदह जनजाति के नायक व्यक्तित्व कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बंजारा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, बंजारा जनजाति के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं तो इस जनजाति को घुमक्कड़ जनजाति कहा जाता है, घुमक्कड़ जनजाति कहा जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। भाषा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका भाषा थोड़ा सा अलग है, लंबारी इसका भाषा है, लंबारी। ठीक है, इसके अलावा वधु मूल्य उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो हर्जी कहा जाता है गैस, हर्जी कहा जाता है इसके वधु मूल्य को। ठीक है गैस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गैस क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, बथुड़ी जनजाति को किस नाम से जाना जाता है या बथुड़ी जनजाति को क्या बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भूमिज बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब देखिए, भूमि जनजाति की बात करते हैं तो जो बथुड़ी जनजाति है गाइस, पहले बथुड़ी जनजाति के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बथुड़ी जनजाति खुद को क्या कहती है? ये भूया का पूर्वज कहती है, भूया का पूर्वज। ठीक है, अच्छा पुजारी इंपॉर्टेंट है, पुजारी को क्या बोला जाता है? तो देहरी बोला जाता है इसके पुजारी को, देहरी। ठीक है, अच्छा बथुड़ी जनजाति में जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं अक्सर, तो कौन कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, झाल और मांतर, झाल और मांतर इसके प्रमुख वाद्य हैं। अब हम बात कर लेते हैं भूमिज जनजाति के बारे में, भूमिज के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। और देखिए, भूमि जनजाति से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसे जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। हिंदू संस्करण किसे कहा जाता है? जनजातियों का, तो भूमिज जनजाति को कहा जाता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि भूमिज जनजाति को धनबाद में क्या कहा जाता है? तो धनबाद में इसको सरदार के नाम से जाना जाता है, सरदार के नाम से, ये भी याद रख सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भूमिज जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो प्रधान कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, प्रधान कहा जाता है। और पुजारी को क्या कहा जाता है? तो पुजारी को लाया कहा जाता है गैस, लाया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि मुगल काल में इस जनजाति को चूहाड़ कहा जाता था। ठीक है, चूहाड़ कहा जाता था भूमिज जनजाति को।